करें तो मेरा जो मानना है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ केंद्र से ज़्यादा, इकोनॉमिक पॉलिसी केंद्र सरकार तो आपकी तय कर देगी, लेकिन उसका जो असली जो अपना गेम असली कहाँ पे होता है वो राज्यों में होता है और लोकल लेवल पे होता है। और भारत में वो जो लेवल है पॉलिसी मेकिंग का, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, वो बहुत ही वीक है। आपकी राज्य सरकारें प्रोफेशनल नहीं है, उनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है या इच्छा नहीं है। अब आप देखिए यूपी है, यूपी की आबादी 20-22 करोड़ है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन से मिला के ज़्यादा आबादी यूपी की है। क्या आपको लगता है यूपी की प्रशासन को देख के, यूपी की कैपेसिटी को देख के कि वो सीरियस है इस बात को लेके? मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज जो सरकार है, जो पिछले पहले सरकार थी, ये स्टेट की बात है। आपको दिखती है वो कैपेसिटी है प्लानिंग करने की, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की या किसी चीज़ को कंट्रोल करने की? नहीं है, वो गंभीरता ही नहीं है भारत की राजनीति में। तो वो एक मतलब नेशनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि रीजनल इकॉनमी में आपका क्या हो रहा है। उसके बाद इंडियन इकॉनमी की एक बात ये भी रही है कि जब हम आज़ाद हुए तो एक इनफैक्ट आज़ादी के पहले से जो मुग़ल राज था हमारा, देखिए पिछले 600-700 साल का जो भारत का इतिहास रहा है बहुत बेहतर नहीं रहा है। टर्किश इन्वेजन होता है। टर्किश इन्वेजन क्या था? आपके पूरे नॉर्थ इंडिया का मिलिट्री ऑक्यूपेशन था। टर्क्स आ रहे हैं, सेटलमेंट्स बना रहे हैं, गैरिसन टाउन बना रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, पूरी इकॉनमी डिसलोकेट होती है। फिर मुग़ल आते हैं, क्योंकि मुग़लों ने एक पैन इंडिया स्टेट बनाया तो कुछ स्टेबिलिटी आती है, इकॉनमी रिवाइव होती है। लेकिन मुग़लों में भी क्या था कि मोर देन 40%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट माइट बी मोर, जो आपकी भारत की जीडीपी थी वो केवल मुग़ल कोर्ट को जाती थी। मतलब आज सोचिए कि अगर आप भारत के जो 500 से ज़्यादा सांसद बैठते हैं वो भारत की 40% जीडीपी को अपने पास रख लें कि उन्हीं को सारा बेनिफिट जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं भारत की हालात क्या होंगे। सो मुग़ल कोर्ट में आप जो हमेशा कोर्ट होता है नंबर की भारत की जीडीपी 20% है, दुनिया की 25% थी 1700 तक, लेकिन उस जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत स्क्यूड था। वो केवल जो मुग़ल कोर्ट्स थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्हीं के पास जा रही थी। सो ये बात सही है कि लंदन और यूरोप आपसे पर कैपिटा जीडीपी के साइज में छोटे थे, लेकिन 1716 में भी लंदन आपसे ज़्यादा अमीर था पर कैपिटा के टर्म पे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से भारत के लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे कि देखो वो तो गरीब थे और हम अमीर थे और उन्होंने हमको लूट के अमीर बन गए। ये सही नहीं है। पर कैपिटा के टर्म में यूरोप इंडिया से आगे था। एब्सोल्यूट साइज में आप जो है भले उनसे आगे होंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन आता है। ब्रिटिश शासन में मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इसको इग्नोर क्यों करते हैं। हम बात करते हैं मुग़लों ने ये किया, टर्क्स ने ये किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया उसकी बात नहीं होती है। अंग्रेज़ों का जो भारत का कॉन्क्वेस्ट था वो भी उतना ही ज़्यादा बारबैरिक था, उतना ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। उसको हम इग्नोर करते हैं अपने इतिहास में। आप देखिए जब अंग्रेज़ों ने अवध को जीता था 1857 के बाद, इट वॉज अ वर्चुअल जेनोसाइड ऑफ अवध। मतलब उसमें कई स्टडीज से बोलती हैं कि अगले 10 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसे मारे गए थे। उनके रिप्रेशन में गांव से गांव उन्होंने जाके जीता था और लाखों लोगों को मारा था। ये संभव हम लोग बात नहीं करते हैं। तो पूरी इकॉनमी डिवास्टेट हो गई थी। अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी इसके कारण इंडिया काफ़ी, चाहे इनकी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हो, चाहे इनकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पॉलिसी हो, इंडियन इकॉनमी वॉज कम्प्लीटली डेसिमेटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। इनफैक्ट आप अंग्रेज़ों का शासन देखेंगे तो हर 10 साल में आपको दिखेगा कि एक बड़ा अकाल पड़ रहा है, उसमें लाखों लोग मारे जा रहे हैं। लाखों मतलब 10 लाख 15 लाख इस तरह से लोग मर रहे हैं भूख से। अभी क्योंकि नेताजी की बात चल रही है तो बहुत लोग बोल रहे हैं, अरे जो हमारे बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट किस्म के लोग हैं कि अरे सुभाष चंद्र बोस तो हिटलर के पास चले गए, वो तो उनको क्यों सेलिब्रेट करें, वो तो फासिस्ट नाजी के पास चले गए। तो आप ही बताइए, आपका जो ब्रिटिश एम्पायर था तो क्या वो नाजी से कम था भारत के लिए? क्या उस समय जब विश्व युद्ध चल रहा था, बंगाल में अकाल पड़ा था, लाखों लोग मारे जा रहे थे, तो क्या वो गलत था या वो कम था जो हिटलर कर रहा था जर्मनी में या बाकी जगह पे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिटिश रूल भी बहुत ही ज़्यादा जो है ऑप्रेसिव था। इंडियन इकॉनमी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। आज़ादी के बाद हमने रिकन्स्ट्रक्शन की शुरुआत की, लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन में दिक्कत क्या आई कि भारत इतना गरीब था कि आपके पास भारत में कभी डिमांड नहीं थी, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड होना। तो आप कह रहे हैं हम इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। इंडस्ट्री क्यों चलेगी? जब इंडस्ट्री जो चीज़ बना रही है उसका डिमांड होगी। जब आपकी जनता इतनी गरीब है कि उसके पास परचेसिंग पावर ही नहीं है, तो डिमांड कहाँ से आएगी? तो वो सर्कल कभी पूरा नहीं होगा कि इंडस्ट्री बन रही है, क्योंकि इंडस्ट्री क्या होती है? मास प्रोडक्शन। आप मास स्केल पे चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मास डिमांड होनी चाहिए। तो भारत में ये समस्या शुरू से रही है। उसका कारण रहा है कि भारत में आज़ादी के समय आपकी अधिकतर जनता गाँव में रहती थी और गांव में बड़ी बड़ी जमींदारियां थीं। तो कुछ ही लोगों के पास ज़मीन थी
अब मैक्सिमम लोगों के पास या तो कोई ज़मीन नहीं थी या बहुत कम ज़मीन थी, तो उनके पास कभी भी परचेजिंग पावर नहीं थी। भारत ने कोशिश की थोड़ा लैंड रिफॉर्म करने की, लेकिन भारत में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसको वो सिर्फ टेनेंसी रिफॉर्म्स थे कि हमने जो है बड़े ज़मींदारी इसको ख़त्म कर दिया, जो वहाँ पे काश्तकार थे उनको ज़मीन दे दी, लेकिन लैंड रिफॉर्म भारत में कभी हुआ नहीं। लैंड रिफॉर्म क्या होता है कि लैंड टू द टिलर। तो अभी भी भारत में अधिकतर जो आबादी है गांव में वो भूमिहीन किसानों की है या मार्जिनल फार्मर्स की है। जाहिर सी बात है उनके पास कभी भी जो है परचेजिंग पावर नहीं रही। तो भारत में ये दिक्कत हमेशा आई कि पहली बात आपके देश में इंडस्ट्री लगाएगा कोई क्यों? क्योंकि जब जनता के पास बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे राज्य की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो राज्य आप देखेंगे 5 ईयर प्लान से ना सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप कर रहा था, लेकिन वो फिजिकल डेफिसिट जिसको बोलते हैं उससे एग्रीगेट डिमांड भी जनरेट कर रहा था। तो सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इंडियन इकोनॉमी को लेके, क्योंकि आपको एग्रीगेट सप्लाई भी देखना है कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि इंडस्ट्री को चीप क्रेडिट मिले, आपके टैरिफ्स उस तरीके से हों, आपकी एक्सचेंज रेट इस तरह से सेट हो कि आसानी से इंडस्ट्री लग सके, और उस इंडस्ट्री के सामानों को खरीदने के लिए डिमांड कहाँ से आएगी, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, उसको भी स्टिमुलेट करने का काम सरकार के जिम्मे आ गया कि आप जितना घाटा चलाओगे उतना ज़्यादा आपकी एग्रीगेट डिमांड होगी और उतने ज़्यादा आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी। तो आप देखिए जब तक भारत ये कर पा रहा था 50s तक, 50 के थोड़ा 59 वगैरह तक, तब तक आपका ये चलता रहा, इकॉनमी आपकी ठीक ठाक परफॉर्म की। उसके बाद ये आपकी कैपेसिटी फिजिकल डेफिसिट आप कब तक चलाएंगे, पहली बात ये है। तो वो जब कोलैप्स होती है तो आपका जो है इंडियन इकॉनमी भी स्लो डाउन हो जाती है। तो 60 से लेके 70 के दशक के आखिरी तक इंडियन इकॉनमी एक सेक्युलर स्टैग्नेशन में थी, जिसको ये बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लेकिन वो जो है सेक्युलर स्टैग्नेशन था, उसमें हिंदू का कोई लेना देना नहीं था। तो सेक्युलर स्टैग्नेशन आपका 20 साल का होता है क्योंकि स्टेट की कैपेसिटी खत्म हो गई कि हम घाटा रन कर सकें। 80s के बाद आप देखते हैं फिर से रिवाइव होता है। कई चीज़ होते हैं आपके पॉलिटिक्स चेंज होती है। जो नेहरू का शासनकाल था वो बाबू साहब लोगों का शासनकाल था। 70 के दशक में आपकी जो गांव की लीडरशिप है या छोटी जगह से जो लीडरशिप आ रही है उसका उभार होता है। तो आपकी किसान की राजनीति का उभार होता है। तो 80s के समय से आपका फिर से एक सरकार की पॉलिसी चेंज होती है कि अब आप जो है फिर से फिजिकल डेफिसिट चला रहे हैं। अब आप स्टील इंडस्ट्री नहीं बना रहे हैं, आप गांव में पैसा दे रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, इस तरह का ही चीज़ होता है। उसका ये भी था कि उस समय आप जो है इंटरनेशनल मार्केट से बोरो भी कर रहे थे, तो आप बोरो करके घाटा चला रहे थे एट एन एग्रीगेट लेवल। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार बोरो करके घाटा चला रही है। एज अ कंट्री आप बाहर से पैसे उठा रहे हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे पैसे उठा रहा है और आप भारत में स्पेंड कर रहे हैं। तो 80s में भारत की इकॉनमी की ग्रोथ रेट रिवाइव कर जाती है। आप देखिए, आप ट्रेंड में देख लीजिए, 50s के बाद डिप करती है, 80s में रिवाइव करती है। मेन कारण था थोड़ा आपका फिजिकल एक्सपेंडिचर बढ़ता है सरकार का। तो होता क्या है फिजिकल एक्सपेंडिचर की आप अपने रेवेन्यू से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, मतलब सरकार की जो इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट कोई बुरी चीज़ नहीं होती है क्योंकि मैक्रो लेवल पे माइक्रो चीज़ काम नहीं करती है। सरकार हमेशा बोरो कर सकती है मनी, सरकार नए नोट प्रिंट कर सकती है, उसको आप स्पेंड कर सकते हैं इस उम्मीद में कि इकॉनमी और ज़्यादा ग्रो करेगी, उसके कारण आपको फ्यूचर में टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा और आपके पास वापस आ जाएगा। देखिए फिजिकल डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, नेशनल जो डेप्ट होता है, कर्जा। आप ये लोग भूलते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य की बात होती है, लोग भूलते हैं उसके पहले दुनिया में सबसे बड़ी पावर डच थे। जो आपका ये नीदरलैंड है, कितना छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। दे वर द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड फॉर अराउंड 50 ईयर्स। और ब्रिटिश जो थे उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटेन सोचे थे कि हम इतना बड़ा देश है, हमारे पास इतनी ज़मीन है, इतना ज़्यादा हमारे पास टैक्स बेस है, लेकिन जो डच वाले हमसे बड़ी नेवी खड़े कर देते हैं, ये हमसे ज़्यादा रिसोर्स को मोबिलाइज कैसे कर देते हैं। तो डच ने क्या किया था कि डच ने फिजिकल नेशनल डेप्ट का इन्वेंशन किया था कि सरकार आज कर्जा लेके खर्च करे और बाद में उसको चुकाती रहे, क्योंकि आपके पास टैक्स जनता से आता रहेगा तो आप उसका ब्याज चुकाते रहेंगे। जब अंग्रेजों को ये बात समझ में आई तो अंग्रेज का जो एम्पायर था वो डच एम्पायर का बस एक बड़ा रूप था। उन्होंने उनके सिस्टम को कॉपी कर लिया कि अच्छा हम भी ये काम कर सकते हैं। तो उसके बाद से आप देखते हैं ब्रिटिश नेवी जो है वो भी जो है एक्सपैंड करने लगी। तो फिजिकल डेफिसिट इज़ नॉट अ बैड थिंग। जो जनता को लगता है ना कि घाटा बहुत हो गया, आज की तारीख में भी हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो पॉइंट होता है कि अरे लोगों को तनख्वाह मत दो, खर्चा मत करो, फिजिकल डेफिसिट 3% हो गया, 4% हो गया। पॉइंट इज सो वॉट, एज लॉन्ग एज आपका सरकार का खर्चा प्रोडक्टिव चीज़ों में जा रहा है तो फ्यूचर इकॉनमी ग्रोथ होगी तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन उसके बाद 80s में क्योंकि हमारा इररिस्पॉन्सिबल खर्चा था, हम फिजिकल डेफिसिट तो हमने बढ़ा दिया,
लेकिन वो खर्चा कहाँ पे हो रहा था? वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में नहीं जा रहा था, वो सब्सिडीज़ देने में जा रहा था, वो ऐसे किसानों को फ्री बिजली पानी देने में जा रहा था। तो उससे आपकी इकॉनमिक ग्रोथ पे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। तो वो हमको दिक्कत हुई। इस बार हम देखा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है। फिर हमने रिफॉर्म किया। रिफॉर्म के बाद हमने एक चीज़ तो अच्छी की, जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन किया, एफिशिएंसी बढ़ी। लेकिन एक चीज़ हम गलत कर गए, जो आज तक हम करते आ रहे हैं, कि हमने घाटा कम करने के नाम पे जो स्टेट का जो एपरेटस होता है उसकी फंडिंग कम करना शुरू कर दी। जैसे कि आपका सरकारी नौकरियों में कटौती होना शुरू हो गई। ये आर्गुमेंट हो गया, अरे सरकारी नौकरी में सब भ्रष्ट होते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्या फ़ायदा इनको बैठाने का, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दो। भारत में सरकार का साइज़ बहुत बड़ा है, ये बहुत हमेशा बोल जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? आप देखिए देश की, भारत में जो 1 लाख पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप उसमें रेलवे को निकाल दीजिए और पोस्टल सर्विस को निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है आपका, तो भारत में 1 लाख पे केवल 139 सरकारी कर्मचारी भारत में हैं। अमेरिका जो फ्री मार्केट इकॉनमी है, जो असली में मिनिमम स्टेट है, मिनिमम गवर्नमेंट है, वहाँ पे 1 लाख व्यक्ति पे 6 से ज़्यादा सरकारी अधिकारी हैं। सिंगापुर आपका 50 लाख का देश है। सिंगापुर में जो डिप्लोमैट की संख्या भारत के कुल डिप्लोमैट से ज़्यादा है। तो भारत में ये एक झूठ, जो एक फॉल्स नैरेटिव आ गया कि भारत में सरकार का साइज बहुत बड़ा है इसलिए और कम करो, उसके कारण भारत में दिक्कत आप काफ़ी देखते हैं। क्योंकि आपके पास ना पुलिस में कोई काम करने वाला है, पर कैपिटा पुलिस रेशियो बहुत कम है। आपकी 38% जुडिशरी में जो है वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। आपकी केंद्र सरकार में 2014 में 7.5 लाख पोस्ट खाली थी। आपके स्कूलों में पूरे देश में 10 लाख ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। सो भारत का जो रिफॉर्म के कारण जो ये आया कि खर्चा कम करो, लोगों को तनख्वाह देना बंद करो, प्राइवेटाइज कर दो, कॉन्ट्रैक्चुअलाइज कर दो, उसके कारण इंडियन इकॉनमी में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उसी पे जाती है, एग्रीगेट डिमांड की बात पे जाती है। क्योंकि भारत आज भी गरीब देश है। किसी को अगर ये मिथ है कि भारत बहुत बड़ी महाशक्ति बनने वाला है, तो नहीं बनने वाला है। अगले 20-25 एक से 100 साल तक नहीं बनने वाला है। क्योंकि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, और जो मिडिल क्लास की साइज़ बताई जाती है भारत में, वो कायदे से उसकी आधी भी नहीं है। क्योंकि भारत में आप किसी से ही पूछने से बोलते हैं हम तो मिडिल क्लास हैं। मतलब किसी का मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कैब में ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर से भी पूछिए तो बोलता है मैं मिडिल क्लास हूँ। अगर भारत में सब लोग मिडिल क्लास हैं तो लोअर क्लास कौन है या लोअर मिडिल क्लास कौन है? लेकिन असली डेटा के हिसाब से आप देखेंगे कि मिडिल क्लास होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जो आपके पास कार होनी चाहिए, मान लीजिए, फ्रिज होना चाहिए, जो आपके एक अगर डेफिनेशन बनाइए आप। सो मिडिल क्लास का जो साइज़ भारत में बताया जाता है वो उसका आधा भी नहीं निकल के आता है। वो बोलने को सब आइडेंटिफाई करते हैं। सो भारत में परचेजिंग पावर हमेशा कम रही है, आज भी कम है। और भारत में परचेजिंग पावर अधिकतर आई कहाँ से थी? भारत में परचेजिंग पावर आती थी सरकारी जो खर्चे से आती थी, फिजिकल डेफिसिट से। उसमें मेनली आती थी जो सरकारी कर्मचारी होते थे, उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो एग्रीगेट डिमांड में बहुत कंट्रीब्यूट करते थे। क्योंकि सरकारी कर्मचारी खर्च करते हैं, उनकी 20-30 साल की नौकरी पक्की होती है। सो वो आज से कर्जा लेके, EMI लेके, लोन लेके सब चीज़ों को खर्च करते रहते हैं। अब वो एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो गई है। दूसरी आती थी बिजनेस से आती थी, जो आपका क्रेडिट लेके आता था। जो क्रेडिट का फ्लो होता था तो बिजनेस लोन लेते थे, खर्च करते थे। तो आज की तारीख में दोनों ही बहुत कम हो गया है। बिजनेस की हालत ख़राब है, उसके कई स्ट्रक्चरल कारण हैं आपके। इस समय की बात करें तो जो पैंडमिक के बाद से जो डिस्ट्रप्शन है उसके कारण। दूसरा कि आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में परचेजिंग पावर थी वो भी खत्म हो गई है, या बहुत कम हो गई है, या इनफ नहीं है कि आप सस्टेन कर सके। उसके अलावा परचेजिंग पावर भारत में आएगी कहाँ से? मतलब कौन है जो डिमांड करेगा? हम लोग लगता है अरे इतने लोग तो खरीद रहे हैं, इतनी कार बिक रही है, इतना ट्रैक्टर बिक रहा है। 1.5 अरब की आबादी का देश है, बल्कि 1.4 बिलियन तो हो ही चुका है। तो 10 करोड़ लोग तो खरीद ही लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन बाकियों का क्या? तो उसके कारण मास ग्रोथ जो होती है, जो मास इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, वो भारत में लिमिटेड है, क्योंकि आपके लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। सप्लाई साइड में देखिए तो उसका तो एक अलग ही रहा है, क्योंकि सोशलिज्म के नाम पे आपने जो है ये जो 5 ईयर प्लान्स लिया है भारत में, तो आपने कहा नहीं सरकार रेगुलेट करेगी, सरकार कंट्रोल करेगी। तो क्या कहा गया कि आप जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ को करेंगे। आपने कहा कि बिजली हम बनाएंगे, और जो है पहले तो घड़ी भी बनाती थी सरकार, आपको याद होगा, बैंक चलाएंगे। कहा जाता था कि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं तो सरकार के पास होनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, जूता भी तो एसेंशियल सर्विस है, ठीक है? अगर आप जूता की बात करें
सरकार के नहीं, जूता हम बनाएंगे। उसके लिए हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे।